क्या आप जानते हैं पावर प्लांट में ब्लैकआउट के समय सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है? तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा पावर प्लांट ब्लैकआउट को समझते हैं। देखते हैं कि पावर प्लांट ब्लैकआउट क्या होता है, किस रीजन से होता है, क्या क्या स्टेप लिया जाता है, तो उस समय हम अपने सिस्टम को कैसे रिवाइव करते हैं, कैसे सेव करते हैं, क्या क्या एक्शन लेते हैं, हर एक चीजों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा ब्लैकआउट का जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पावर प्लांट ब्लैकआउट, तो पावर प्लांट जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, ओके, जो इलेक्ट्रिक पावर जिससे आप पंखा, टीवी, एसी वगैरह जब चलाते हैं जिससे, तो वो जहां पर जिस जगह पे बनती है ना, जिस फैक्ट्री में या प्लांट पे, तो उस जगह को हम लोग पावर प्लांट कहते हैं। और ब्लैकआउट कहने का मतलब होता है अंधकारमय हो जाना, यानी मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे चली जाती है तो चारों तरफ अंधेरा कैसे हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्लैकआउट। ओके, तो जहां पर पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जो एसी पावर जो जनरेट किया जाता है, ओके, तो अगर वहां पर कंप्लीट एसी पावर फेल हो जाए, एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि एसी पावर जो हम जनरेट कर रहे थे वो टोटली जो है वो फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा पावर प्लांट में अंधेरा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को ही कहा जाता है पावर प्लांट ब्लैकआउट। ओके, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेन यानी कि टोटल जो एसी पावर जो होगा इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। डीसी पावर की मैंने यहाँ पे बात नहीं किया। पावर भी दो तरह के हैं, एसी पावर और डीसी पावर। तो जब कंप्लीट तरह से एसी पावर फेल हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाता है पावर प्लांट ब्लैकआउट। लेकिन डीसी पावर अवेलेबल होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपके घर में जैसे आप नॉर्मल आप एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह जो है वो चला के रखे हैं, अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है सारा चीज बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, जैसे पावर कट हो गया, ठीक है। लेकिन वही कंडीशन अगर पावर प्लांट में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, वही कंडीशन अगर यहां पर आ जाए तो इस चीज को पावर प्लांट ब्लैकआउट कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि आपके घरों में सिर्फ एसी पावर जाती है, डीसी पावर अवेलेबल रहता है। जैसे आपके घर में बैटरी वाले जो सिस्टम होंगे, कुछ इमरजेंसी लाइट होगा, या आज के समय में इन्वर्टर होता है, ठीक है, तो जो बैटरी इन्वर्टर है वो आपके अवेलेबल रहता है, तो उससे अपने जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है वो चला के रखते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह पावर प्लांट में भी आपका कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए डीसी पावर जो होता है वो अवेलेबल होता है। ओके, फिर उसके बाद उसका यूज करके हम लोग इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को चलाते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को रिवाइव कर सके, सेव कर सके। अब बात आती है कि पावर प्लांट ब्लैकआउट होता ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तैयार ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्यों अंधकार हो जाएगा? तो देखिए इसका बहुत सारे रीजन है, लेकिन यहाँ पर मेनली हम लोग दो रीजन को समझेंगे। कि एक रीजन जो कि जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल होता है, ठीक है, जिस पावर जैसे बड़े बड़े जो पावर प्लांट आप देखेंगे वहाँ पे ग्रिड अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वहां पर किसी भी कारण से अगर ग्रिड फेल हो जाए, ग्रिड में ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाए जिसके वजह से आपका टीजी यहाँ पे ट्रिप हो जाए, ठीक है, पूरा आपका जो टीजी जो भी चल रहा है सारा अगर ट्रिप हो जाता है, तो उस कंडीशन में पूरा आपका पावर प्लांट में जो भी एसी पावर से चलने वाले इक्विपमेंट जो होते हैं वो स्टॉप या ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। तो उस रीजन से आपका एक ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ग्रिड जब फेलियर हो जाए या डिस्टर्बेंस हो, उस समय नॉर्मली आपका टीजी जो होता है वो होम लोड में आना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण से अगर नहीं आ पाता है और उस समय वो आपका इक्विपमेंट सारे फेल हो जाते हैं, यानी कि ट्रिप या स्टॉप हो जाते हैं, तो वो एक रीजन बन जाता है। ओके, अब देखिए एक प्लांट ऐसा आता है जो नॉन ग्रिड प्लांट होते हैं, यानी जहाँ पे ग्रिड नहीं होता है, ओके, वो ग्रिड से जुड़े नहीं रहते हैं, ओके, वो अपना खुद का एसी पावर जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, तो वहां पर मान लीजिए कि एक ही टरबाइन है, ओके, मान लीजिए अगर दो तीन टरबाइन है, एक टरबाइन ट्रिप होगा तो ठीक है, दूसरा टरबाइन तो चल रहा है, आपका एसी पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, इक्विपमेंट चल रहे हैं, वो ब्लैकआउट नहीं कहलाएगा। लेकिन एक ही टरबाइन चल रहा है और वो टरबाइन किसी कारण से भी ट्रिप हो गया, तो पूरा टोटली एसी पावर जो है वो फेल हो गया। तो किसी भी रीजन से अगर टोटल एसी पावर अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी जो होगा वो ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। नॉन ग्रिड प्लांट में इस तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए नॉन ग्रिड वाले जो प्लांट होते हैं वो ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं ब्लैकआउट के केस में ग्रिड के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ग्रिड बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, ये कभी कभार होता है जिसकी वजह से ब्लैकआउट होगा। लेकिन अगर नॉन ग्रिड प्लांट है तो उसमें किसी भी रीजन से, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होता है, किसी भी फेलियर की वजह से अगर टीजी ट्रिप होगा ना तो ब्लैकआउट आ जाता है। इसीलिए नॉन ग्रिड प्लांट में ब्लैकआउट जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। ओके, अब देखिए जब पावर प्लांट ब्लैकआउट होता है तो जैसा कि हम लोग समझे कि पूरा एसी पावर फेल हो जाता है, तो इससे क्या दिक्कत होगी कि हमारे जैसे मान लीजिए प्लांट हम चला रहे हैं, ओके, तो प्लांट जब चलता है तो क्या होता है, आपका बॉयलर चलता है, बॉयलर में जितने भी सारे फैन है, ड्राइव है, सब कुछ जो है वो चलता है, टरबाइन साइड भी चलता है, ओके, टरबाइन अपना नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट करती है, ठीक है, जो जनरेटर आपका सिंक्रोनाइज रहता है, ओके, ग्रिड के साथ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारा प्लांट आपका नॉर्मल चल रहा होता है,
लेकिन जैसे ही ब्लैकआउट होता है किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में आपका एसी पावर फेल हो गया, टीजी ट्रिप हो गया, साथ में आपके जितने सारे इक्विपमेंट है, चाहे वो बॉयलर को हो, टरबाइन को हो, या जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो, वो सारे ट्रिप हो जाते हैं। तो होता क्या है, यानी कि एक इफेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा बॉयलर जो होता है वो एक तरह से ट्रिप हो जाता है। इसमें जितने भी सारे ड्राइव लगे हुए हैं, चाहे वो आईडी फैन हो, WSB हो, यानी वाल्सेट ब्लोअर हो, यानी कि या एसए फैन हो, या पीए फैन हो। यहाँ पे मैंने CFBC का जो है वो एग्जाम्पल लिया है। अगर मान लीजिए आपके पास ABC हो या पीए बॉयलर हो, तो उसके अनुसार जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, ID, FD, PA, ठीक है, तो वो सारे फैन जो होते हैं वो ट्रिप हो जाते हैं। इसके और भी जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो गए वो भी जो होते हैं वो ट्रिप हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। ओके, तो अब टरबाइन साइड भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सारे ड्राइव जो है वो लगभग ट्रिप हो जाते हैं, जिसमें आपका BFP, CP, MCW, ACW, कंप्रेसर, MOP, OP जो कि AC ऑपरेटेड रहते हैं, ठीक है, OVF, ठीक है, GSB एक्सेट्रा, जितने भी सारे इक्विपमेंट होंगे यहाँ पर बंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इक्विपमेंट जो रहता है वो DC इक्विपमेंट दिया रहता है इमरजेंसी के तौर पे, जिसको हम लोग DC EOP बोलते हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के तौर पे दिया जाता है ताकि जब आपका AC पावर फेल हो जाए तो ये DC पावर से चल जाए। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट आते हैं जब आपका पावर प्लांट में ब्लैकआउट होता है। अब पावर प्लांट में ब्लैकआउट हुआ है, सीधा आपका TG ट्रिप हो जाएगा, ESP जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा, तो क्या होगा, सिस्टम पूरा प्रेशराइज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉयलर के जो सेफ्टी वाल्व होते हैं वो भी उठ जाते हैं। ठीक है, तो बॉयलर में एक खतरनाक कंडीशन आता है कि वाटर स्टार्वेशन। ठीक है, स्टार्वेशन होने का खतरा होता है, यानी बॉयलर में वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि BFP भी आपका बंद हो गया है। अब बॉयलर में क्या है कि कोयला तो पहले का जा चुका है, तो वो तो जलेगा, हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब जो हीट जनरेट करेगा तो ट्यूब के अंदर पानी होना चाहिए ताकि एक हीट ट्रांसफर बना रहे। ठीक है, एक जो आपका ट्यूब के लिए कूलिंग मीडियम जो आपका काम करता है, वाटर या स्टीम, वो बना रहे। लेकिन अब चूंकि वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो एक डेंजरस कंडीशन आ जाएगा ट्यूब का ओवर हीटिंग का। ठीक है, ट्यूब भी उस कंडीशन में बॉयलर के फेल हो सकते हैं। इसलिए वाटर जो होता है वो बॉयलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लैकआउट के कंडीशन में। ठीक है, और अगर टरबाइन की बात करें तो टरबाइन में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चीज होता है तो होता है लूब ऑयल सिस्टम होता है, यानी कि किसी भी हालत में टरबाइन में आपका लुब्रिकेशन सिस्टम चलना चाहिए, या टरबाइन चल रहा हो उस कंडीशन में, या टरबाइन सडन बंद हुआ, लुब्रिकेशन सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, वरना टरबाइन का शाफ्ट हो या बियरिंग हो वो फेल होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो एक बार फेल हो गए तो करोड़ों का नुकसान है, प्रोडक्शन लॉस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमको बॉयलर में वाटर सिस्टम देना जरूरी होता है और टरबाइन में लूब ऑयल सिस्टम देखना काफी जरूरी होता है। किसी भी जो भी इसके प्रोविजन दिए गए हैं वो सिस्टम रेडी करना पड़ता है। ओके, अब देखिए जैसा कि ब्लैकआउट हो गया है, AC पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, BFP भी नहीं चला पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमको बॉयलर में वाटर को देखना काफी जरूरी है। तो इसलिए जहां कहीं से भी वाटर या इसका लॉस हो रहा है या निकल रहा है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग MSSB को क्लोज करेंगे, CBD IBD ओपन है तो उसको क्लोज करेंगे, वेंट है तो उसको भी क्लोज करेंगे, सैंपलिंग लाइन है उसको भी क्लोज करेंगे, ताकि हमारे बॉयलर के अंदर जो स्टीम है, वाटर है, वो बना रहे, एक कूलिंग मीडियम का वो काम करता रहे और बॉयलर के ट्यूब में इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये सारा काम करेंगे जब तक कि हमारे पास AC पावर अवेलेबल नहीं हो जाता, जब तक कि हम BFP चालू नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे टरबाइन साइड में हम लोग को क्या देखना होगा, तो लूब ऑयल सिस्टम सबसे ज्यादा जैसा कि इंपॉर्टेंट है, चलना चाहिए। तो इसके लिए DC EOP जो है वो दिया रहता है, यानी कि जो इमरजेंसी ऑयल पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो में ही रहता है, जैसे ही पावर फेल होगा वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा और वो उसका एक निश्चित प्रेशर के साथ जो होगा वो लुब्रिकेट करता रहेगा। जहां पर आपका DC GOP होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मली आपका जो बारिंग गियर होता है वो AC पावर ऑपरेटेड रहता है, इसलिए जब तक AC पावर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते बारिंग गियर को। इसको क्या होता है कि टरबाइन में मैनुअली चलाने के लिए भी इसको प्रोविजन दिया रहता है। ठीक है, मैनुअली बारिंग गियर को आप रोटेट कर सकते हैं। तो उसको क्या किया जाता है कि AC पावर जब तक अवेलेबल ना हो तो बारिंग गियर को मैनुअली चलाया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे टरबाइन के शाफ्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, टरबाइन में जो कूलिंग है, क्योंकि सडन आपका स्टीम जाना बंद हुआ है, ठीक है, तो जो कूलिंग होगा टरबाइन का वो यूनिफॉर्म हो, जब हम उसको मैनुअली घुमाएंगे और हमारे टरबाइन के शाफ्ट में कोई डिफॉर्मेशन वगैरह ना आए। ठीक है, जब AC पावर अवेलेबल हो जाएगा तब इसको हम लोग इसको लाइव में लेते हैं। अब देखिए ये सारा सिनारियो जो चलता है ना वो एक साथ चलता है। अगर पावर प्लांट में ब्लैकआउट होता है तो काफी ज्यादा हलचल का माहौल रहता है,
जितना जल्दी हो सके हम चीज़ों को जो है वो सेफली कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सीक्वेंस है, एसओपी वगैरह रहते हैं इसके, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो हम जितना जल्दी जहां पर भी अपने सिस्टम को नॉर्मल कर सके ये कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए उस कंडीशन में अभी हमने ये सारा काम जो है वो कर दिया, अपना टरबाइन में लूप होल सिस्टम दे चेक कर लिए। अब जहां कहीं पर भी अगर मान लीजिए यूपी स्टार्ट नहीं हुआ किसी कारण से, इसमें भी अगर फेलियर हो गया तो ऑयल ओवरहेड टैंक जो है वो दिया रहता है, यानी कि टरबाइन में तो किसी भी तरह से ऑयल सिस्टम जो होगा वो सर्टेन टाइम के लिए बंद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बॉयलर में तो फिर भी आपका जो आप बीएपी जो अभी तुरंत चालू नहीं कर सकते, आपके पास पावर अवेलेबल नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें कोई भी चांस जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे केस आता है। ओके, तो यहाँ पर हमने टरबाइन में लूप होल सिस्टम देख लिया। यहाँ पर हमने बॉयलर में जितना सारा हो सके लॉसेस को कम कर देंगे ताकि हमारा एक कूलिंग मीडियम जो है वो बना रहे, ट्यूब वगैरह सेफ रहे। अब उसी दौरान उसी बीच में सारा एक्टिविटी चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल वाले जो रहते हैं उसमें क्या करेंगे कि वो पावर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, या तो ग्रिड से आ जाए, डीजी से आ जाए। नॉर्मली जो डीजी होता है वो बड़े बड़े पावर प्लांट में क्या देखेंगे, ऑटो में रहता है, यानी कि वो जैसे ही ब्लैकआउट होगा वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, आपका एसी पावर आएगा। जहां जहां भी डीजी से जो कनेक्शन यानी डीजल जो जनरेटर से जो कनेक्शन दिया गया है मेन इक्विपमेंट को दे दिया जाता है ताकि हम उसको आसानी से ऑपरेट कर सकें। जैसे बॉयलर में एमएसएसबी को दे दिया जाएगा, स्टार्टर वेंट को दे दिया जाएगा, टरबाइन साइड में आपका लूप होल सिस्टम, बारिंग जो सिस्टम रहता है उस सभी को जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब जहां पर नॉन ग्रिड प्लांट होंगे तो उसमें तो सारा चीज डीजी से ही दे देंगे ताकि हम अपने प्लांट को रिवाइव कर सके, खुद से चालू कर सके। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये ऑटो में स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको मैनुअली जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि पावर जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है। ओके, या अगर ग्रिड वाला प्लांट है तो वहां से लेने की कोशिश करते हैं, अगर वहां से भी आ जाए तो फिर सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है। ओके, पावर कहने का मतलब है कि एसी पावर जो है वो अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला बता देगा कि आपका एसी पावर अवेलेबल है, आपको जो जो इक्विपमेंट चलाना है 1 बाय 1 करके आप चालू कर सकते हैं। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट उनसे कोऑर्डिनेट करके एक एक इक्विपमेंट को चालू करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज क्या होगा कि जो भी आपके कूलिंग सिस्टम है उसको हमको चालू करना है, क्योंकि हमको सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पर तो चलो ठीक है यूपी वगैरह जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने हमारे बॉयलर ड्रम में पानी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, बीएपी चालू करना होगा। बीएपी चालू करने से पहले हमको एसीडब्ल्यू कंप्रेसर वगैरह जो है वो चालू करना होगा। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम कंप्रेसर चालू कर लेंगे, फिर बीएपी चालू करेंगे ताकि हम बॉयलर ड्रम में पानी ले सके एक निश्चित लेवल तक। ठीक है, लगभग 40 to 50% तो कम से कम ले लेना है शुरू में। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर बारिंग गियर जो हम लोग का जो मैनुअली चल रहा था, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एसी पावर जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा और इसमें देखेंगे कि सारा इंटरलॉक हेल्दी हो गया है, तो फिर बारिंग गियर को भी जो है वो चालू कर देगा, अपना बारिंग गियर ऑटो में जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम एक एसी पावर के नजरिए से हेल्दी हो गया। ओके, अब क्या है कि एसी पावर अवेलेबल है, अब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, यानी कि हम अपने टरबाइन को फिर से स्टार्ट करेंगे। टरबाइन को स्टार्ट करने के लिए पहले बॉयलर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि स्टीम जनरेशन करना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अपने बॉयलर को हॉट स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि सडन ये चीजें होती है, फिर कुछ देर बाद ही आपका पावर अवेलेबल हो जाता है, तो सारा हॉट कंडीशन में रहता है। तो हॉट स्टार्टअप जो है किया जाता है, चाहे बॉयलर का हो टरबाइन का हो। तो बॉयलर का हॉट स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो एसओपी है उसको आपको फॉलो करना है, आपके प्लान के अनुसार, आपके बॉयलर के अनुसार जो चीजें दिया गया है। जैसे हम अपना यहाँ पर सीएबीसी का एग्जाम्पल लिए हैं, तो सीएबीसी में एक एक करके जो ड्राइव है वो चालू करेंगे। उसी दौरान फर्नेस पर्जिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्नेस पर्जिंग कर लेंगे। ठीक है, कई सारे जगह पे लॉजिक दे दिया रहता है फर्नेस पर्जिंग का, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद सारा ड्राइव स्टार्ट हो जाने के बाद जो कोल फीडिंग जो है सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं और अपना स्टीम जनरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये सिस्टम टरबाइन जो है वो ऑलरेडी बारिंग में चल रहा है। जैसे ही आपका बॉयलर से स्टीम जनरेशन एक निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पीआरडीएस को फिर यहाँ पे लाइन में लेंगे। ठीक है, जैसे ही पीआरडीएस जो होगा वो हेल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ग्लैंड सीलिंग जो लगेगा वो टरबाइन का ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वैक्यूम सिस्टम को हेल्दी कर देंगे। ठीक है, मतलब वैक्यूम जो डिजायर है वो ला देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, जितने सारे इंटरलॉक प्रोटेक्शन है, ठीक है, इंटरलॉक प्रोटेक्शन देख लेंगे टरबाइन रोलिंग के लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे। ठीक है, टरबाइन रोलिंग, तो रोलिंग करने के बाद टरबाइन एक निश्चित आरपीएम पे हो जाएगा। फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके टरबाइन को सिंक करेंगे, और टरबाइन जब सिंक हो जाएगा तो टरबाइन में
ग्रेजुअली जो होता है वो लोड जिस तरह से नॉर्मली इंक्रीज करना होता है वो करते हैं। ओके, तो इस तरह से पूरा ब्लैकआउट का सिनारियो रहता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप सभी के लिए क्लियर हुआ होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग नॉन ग्रिड प्लांट में काम करते हैं या ग्रिड प्लांट में काम करते हैं, और आपके केस में कभी ब्लैकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि आपने ब्लैकआउट देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, बाकी एक चीज अनाउंस कर देते हैं कि आपका बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास हो या बीओई एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू हो, चाहे किसी भी स्टेट के लिए हो, ठीक है, तो उसके लिए ई बुक जो है वो रेडी हो गया है। तो इसको लेने के लिए क्या है कि आप ये नॉर्मल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो है उसको एक मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, ले सकते हैं। ओके, बाकी टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।